तो देखो, हमने देखा था सेक्शन 95 में जब एप्लीकेबिलिटी देख रहे थे गार की, तो हमने देखा था कि एन अरेंजमेंट जो वो पर्सन कर रहा है वो अगर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होगी, है ना, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, तो फिर हम गार के प्रोविजंस उस पर ठोक देंगे, राइट। अब ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या होती है? व्हाट इज IAA, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, क्योंकि इसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक बेस्ड है, राइट। तो ये दिया है सेक्शन 96 में, व्हाट इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ओके, सो देखो बड़ा ध्यान से समझना, राइट। मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आपको दिया है और हर पॉइंट के नीचे उसके एग्जाम्पल्स दिए। सो कोशिश ये की है कि आपको पूरी चीज फट से समझ में आ जाए, एंड आई एम श्योर कि आप एक बार ये लेक्चर को देखेंगे ना, आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करोगे कि हाँ, हमें गार अब तो पक्का आ जाता है, कोई कुछ खास नहीं गार में। ओके, बस ध्यान से सुनो। ओके, बहुत सिंपल है। देखो, मीनिंग, एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट मींस, कब बोलेंगे इसे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट? कब ये इम्परमिसिबल हो जाएगी? अगर एन अरेंजमेंट विच सेटिस्फाइज टू कंडीशंस, दो कंडीशन सेटिस्फाई की तो वो IAA हो जाएगा। टू कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो देखो, फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये वाली है, फर्स्ट, राइट, और ये है सेकंड। तो सेकंड में 4 पॉइंट दिए हुए आपको, ABCD, ध्यान से सुनना, ये 4 पॉइंट है ABCD। ये 4 में से कोई भी एक अगर आपने सेटिस्फाई कर ली, ध्यान से सुनना, ये 4 में से कोई भी एक, और फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट, ये तो कंपलसरी है, फर्स्ट कंडीशन, प्लस एनी वन आउट ऑफ 4, ABCD। तो ये ABCD जो है ये और में है, A को और B को और C को और D। तो ये 4 में से कोई भी एक और एक फर्स्ट, ये कंडीशन, मतलब कोई भी दो, इसलिए दो बोला, एक मेन कंडीशन फर्स्ट वाली और ये 4 में से एक। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लेते तो फिर ये क्या माना जाएगा? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट माना जाएगा। ओके, तो देखो अपन एक एक करके बड़ा इत्मीनान से समझने वाले, राइट। तो यही मैंने आपको, ये पूरी चीजें मैंने आपको यहां पे एनालिसिस करके दिया, एनालिसिस सिंपल फॉर्म। देखो, तो प्राइमरी कंडीशंस, ये प्राइमरी कंडीशन एक है, और टेंटेड एलिमेंट्स प्रेजेंस टेस्ट। तो इसमें 4 कंडीशन को 4 टेस्ट में मैंने डिवाइड किया है ना, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3A, 3A में 2 है, 3A 3B, और टेस्ट 4, राइट। अब ये प्राइमरी कंडीशन प्लस दिस इज प्लस ये चारों में से कोई भी एक। तो अब इन एक एक का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब प्राइमरी कंडीशन और पहली कंडीशन उसका एग्जाम्पल, फिर प्राइमरी और दूसरी उसका एग्जाम्पल, प्राइमरी थर्ड उसका, तो ऐसे करके अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो देखो, तो व्हाट इज प्राइमरी कंडीशन? इम्परमिसिबल, अगेन वही ध्यान में रखो, अपन क्या किसका मीनिंग देख रहे हैं? IAA का, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट का मीनिंग देख रहे हैं। तो उसमें पहली कंडीशन है, द मेन पर्पज, क्या है आपका मेन पर्पज? इट्स टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट। जो भी असेसी टैक्स अवॉइडेंस करके टैक्स अवॉइडेंस कर रहा है और उसका मेन इंटेंशन उसका है टू ऑब्टेन अ टैक्स बेनिफिट, ऑफ कोर्स उसी के लिए तो टैक्स अवॉइड करेगा ना, नहीं तो टैक्स अवॉइड क्यों कर, कि उसका टैक्स बचना चाहिए, उसका कुछ टैक्स बेनिफिट हो रहा है, ये उसका पहला इंटेंशन होना चाहिए। अगर उस अरेंजमेंट को अपने को इम्परमिसिबल बोलना है, पहला इंटेंशन उसका होना चाहिए ऑब्टेन अ टैक्स बेनिफिट। दिस इज कॉमन, ध्यान देना, दिस इज कॉमन, ये हर कंडीशन के साथ रहेगा, टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट। अब इसके साथ पहला कंडीशन देखो क्या है, क्रिएट्स राइट और ऑब्लिगेशन, कोई राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, विच आर नॉट क्रिएटेड बिटवीन द पर्सन डीलिंग्स एट आर्म्स लेंथ। सो व्हाट इज फर्स्ट आर्म्स लेंथ? आपको मालूम है, ट्रांसफर प्राइसिंग आप देख के आए होंगे। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होती है? चलो मैं बता देता हूं आपको जिनको नहीं पता।
आर्म्स लेंथ प्राइस वो है गाइस, अगर आप किसी अनरिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो एट अनकंट्रोल्ड अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन विथ अनरिलेटेड पर्सन इन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। मतलब जैसा मेरे आपके साथ ट्रांजैक्शन है, आप मेरे कोई रिलेटिव नहीं, मैं आपको लेक्चर बेच रहा हूं इन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, मतलब आपका मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, ना ही मेरा आपके ऊपर कोई कंट्रोल। तो दिस इज कॉल्ड एज आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी है आपके और मेरे बीच में, आर्म्स लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके, तो क्या बोल रहा है यहां पे देखो, क्रिएट राइट्स और ऑब्लिगेशन, आपने कोई राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट किया विच आर नॉट ऑर्डिनरीली क्रिएटेड, जो ऑर्डिनरीली क्रिएटेड नहीं होते बिटवीन अ पर्सन डीलिंग एट आर्म्स लेंथ। अगर आप आर्म्स लेंथ पे डील करते थे तो ये ऑब्लिगेशंस या राइट क्रिएट नहीं होते थे, लेकिन चूंकि आप आर्म्स लेंथ पे डील नहीं कर रहे हो इसलिए राइट्स डील हो रहे, ऑब्लिगेशन डील हो रहे, तो फिर ऐसे केस में इसे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोला जाएगा, आईएए बोला जाएगा। तो उसमें दो कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन हमने देखा, द मेन ऑब्जेक्ट इज टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट एंड क्रिएट्स अ राइट और ऑब्लिगेशन विच आर नॉट ऑर्डिनरीली क्रिएटेड बिटवीन द पर्सन डीलिंग एट आर्म्स लेंथ प्राइस। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। देखो क्या है, तो पहला एग्जाम्पल है प्राइमरी कंडीशन प्लस टेस्ट वन जो अपन ने देखी। देखो, वाईटेक लिमिटेड इज अ कंपनी रेसिडेंट ऑफ कंट्री C1, तो एक कंट्री है C1, वहां पे वाईटेक लिमिटेड है। इट एंटर्स इनटू द अरेंजमेंट विथ जेड एनर्जी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फॉर सेटिंग अप द पावर प्लांट इन इंडिया। तो ये C1 कंपनी जो है, जो C1 कंट्री की कंपनी है वाईटेक, वो हमारे इंडियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आई, जेड एनर्जी लिमिटेड के साथ, और जेड एनर्जी लिमिटेड को उसने बोला कि मैं आपको पावर प्लांट सेटअप करके देता हूं। कहां पे सेटअप करके देगी, इंडिया में। कौन किसको करके देगा, ये जो वाईटेक लिमिटेड है ये करके देगी जेड एनर्जी को। ओके, वेरी गुड, जेड एनर्जी इंडिया में, प्लांट भी इंडिया में रहेगा, वेरी गुड। देन इट इज अ कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है, ये कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है और पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस एग्रीड हुई $100 मिलियन, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, $100 मिलियन, ऐसा पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस एक साथ, मतलब उसमें सब आया, वो हमें गाइडेंस भी करेगा, उसके बाद हमें पार्ट्स भी लगा के देगा, उसके बाद हमें आफ्टर सेल सर्विस भी देगा, सब कुछ, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा आ गया $100 मिलियन। ग्रेट। द पेमेंट हैज बीन स्प्लिट in the following parts as per the separate agreements। सेपरेट एग्रीमेंट बनाए गए और कैसे कैसे पेमेंट किया गया बोला है। देखो, $10 मिलियन करना पड़ेगा पेमेंट फॉर डिजाइन ऑफ पावर प्लांट आउटसाइड इंडिया। मतलब ये क्या करें कि $10 मिलियन आपको पेमेंट करना है फॉर डिजाइन ऑफ पावर प्लांट, मतलब पावर प्लांट का पहले स्केच निकालना पड़ेगा, डिजाइन बनाना पड़ेगा, है ना, प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा उसका, राइट। तो उसके लिए आउटसाइड इंडिया उसका डिजाइन तैयार होगा और उसके लिए पेमेंट है $10 मिलियन। पेमेंट फॉर विच टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑन ग्रॉस बेसिस। याद करो 115A सेक्शन हम लोगों ने देखा है, रॉयल्टी पे करते आप 115A में, राइट, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते समय, तो ये पेमेंट आपको करना है और उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है ना। फॉरेनर को कितना परसेंट लगेगा, 10%, नॉन रेसिडेंट पर्सन को। तो ये पहला पेमेंट हो गया $100 मिलियन में से। फिर $70 मिलियन फॉर द ऑफशोर सप्लाईज ऑफ द इक्विपमेंट, है ना, मतलब कि उनको हमने बोला कि आप उधर के उधर ही इक्विपमेंट परचेस करो, जो भी प्लांट को लगने वाले हैं हम डायरेक्ट पैसे दे देंगे, आप वहीं पे परचेस करो सब मटेरियल। तो देखो, दिस इज नॉट टैक्सेबल एज नो रोल इज प्लेड बाय इंडिया बाय एनी पी इन इंडिया। तो वो जो वाईटेक है उसकी कोई पी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, उसने वहां पे ही परचेस किया मटेरियल को, दूसरे कंट्री में, जो भी उसकी कंट्री है C1, वहीं पे परचेस किया और वहीं पे बना। तो ये $70 मिलियन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स इंडिया में कैसे टैक्स लगेगा, वो वहीं पे परचेस कर रहा है, सब कुछ वहीं पे कर रहा है। एंड दीज आर सब्जेक्ट टू, नॉट सब्जेक्ट टू इंपोर्ट ड्यूटी, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी भी माफ करके रखी। तो ना ही इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी हमको,
और ना ही सामने वाले को मतलब नॉन रेसिडेंट पर्सन को इंडिया में टैक्स पे करना पड़ा। तो ये $70 मिलियन पे कोई टैक्स नहीं आया। एंड थर्ड, यूएस डॉलर 20 मिलियन जो है फॉर लोकल सप्लाईज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, इट इज टैक्सेबल ऑन नेट बेसिस। ऑफ कोर्स दिस इज टैक्सेबल इन इंडिया। लोकल सप्लाईज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो यहां पे आने के बाद कुछ लोकल सप्लाई किया या इंस्टॉलेशन चार्जेस लिया उसने, तो उसका कितना कॉस्ट है? $20 मिलियन। तो ऐसे पूरे 100। तो पहला 10 क्या है? वो प्रोटोटाइप वगैरह पावर प्लांट का बनाने के लिए, तो 115A में गया। ये $70 मिलियन तो ये ऑफशोर है, ये तो इंडिया के बाहर है सब कुछ, तो इधर नहीं लगेगा। और ये इंस्टॉलेशन और लोकल सप्लाईज के लिए $20 मिलियन पे किया हमने पे किया, मतलब इंडियन कंपनी। ओके, और इंडिया में ये 20 और 10 टैक्सेबल हुआ। अब इसके बारे में देखो क्या बोलता है। इट इज फाउंड दैट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑफशोर डिजाइन, ये जो ऑफशोर डिजाइन की बात चल रही थी, डिजाइन करने की, है ना, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मतलब वी कैन कॉल्ड इट एज आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस जो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में फेयर मार्केट वैल्यू बाकी लोगों को अगर देता है तो ये है $30 मिलियन। देखो, तो ये अगर बाकी लोगों के लिए करते थे तो ये $30 मिलियन होता था, राइट। तो देखो, देयरफॉर इट इज अंडर इनवॉइस्ड। तो ये क्या किया? $10 मिलियन जो है अंडर इनवॉइस किया, मतलब एक्चुअल कॉस्ट उसकी 30 है बट 10 में इनवॉइस किया। ऑन द अदर हैंड ऑफशोर सप्लाईज ओवर इनवॉइस्ड, और ये $70 मिलियन जो है उसको ओवर इनवॉइस्ड किया, मतलब ये एक्चुअल में होना चाहिए था 30 और ये होना चाहिए था 50। बट सोचो अगर ये 30 जो अगर होता था तो क्या होता था? $30 मिलियन पे 10% 115 ये लगता था, और एग्जेम्पशन सिर्फ ये 50 का मिलता था, $50 मिलियन का। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? ये आपस में इनका अरेंजमेंट है, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको 10 रखा और इसको 70 कर दिया। अच्छा, वो एक बात आपने गौर फरमाई होगी, ये पूरे एग्जाम्पल में ऐसा कहीं नहीं दिया है कि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऐसा कहीं नहीं दिया, मतलब यहां ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन कहीं नहीं आएंगे। बेटा ये पॉइंट जो मैंने बोला ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोला। यहां ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन कहीं पे भी नहीं आए, मतलब यहां सार एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान दो, क्योंकि सार जो स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट रूल्स है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के लिए, और वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जो है वो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से डील करता है, राइट। तो यहां वो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस भी कहीं नहीं आए। अब देखो, अब ये जो काम किया आपने, इससे आपका टैक्स बच गया, मतलब नॉन रेसिडेंट का टैक्स बचा ना, ऑफकोर्स उसका टैक्स बचा, क्योंकि ये $10 मिलियन पे ही अभी टैक्स लग रहा है, ये $10 मिलियन पे ही 10% लग रहा है, और इसको ओवर इनवॉइस किया क्योंकि ये टैक्सेबल इंडिया में नहीं। द अरेंजमेंट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट टू द टैक्स पेयर, कैन द GAR इन्वोक्ड इन सच अ केस। अब आपकी केस गई असेसिंग ऑफिस, देखो तब तक तो पता नहीं चलेगा जब तक असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं जाएगी। अब असेसिंग ऑफिसर के पास आपकी केस गई और वो चेक कर रहा था, तो उसमें पता चला यार ये ऐसे टाइप के अगर पावर प्लांट डिजाइन करना है तो जनरली इसका जो टैक्सेबिलिटी मतलब इसका जो अमाउंट लगता है ये डिजाइन करने का वो $30 मिलियन होता है, बट ये एग्रीमेंट में तो $10 मिलियन दिख रहा है, मतलब यहां कुछ तो भी झोल है। तो झोल उसने जब देखने की कोशिश किया तब उसको पता चला गाइज कि ये जो बाकी सप्लाईज इक्विपमेंट का था इसकी वैल्यू बढ़ा दी गई जो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो नॉन रेसिडेंट का टैक्स बच गया। अरे ऑफ कोर्स बचा ना भाई, नॉन रेसिडेंट का टैक्स बच गया। तो अब वो क्वेश्चन यहां पे उन्होंने ये पूछा कि क्या इस केस में गार इन्वोक्ड होगी। तो हमारा देखो कौन सी कंडीशन है? प्राइमरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन में है ऑब्टेन अ टैक्स बेनिफिट। ऑफ कोर्स यहां टैक्स बेनिफिट हुआ है नॉन रेसिडेंट को, अरे टैक्स बेनिफिट हुआ, और आप चूंकि उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप उसके साथ जब ट्रांजैक्शन करोगे तो आपके ट्रांजैक्शन से ये सब उसको दिखने में एग्रीमेंट में। तो पहली बेसिक कंडीशन टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट है, पता चल गया। और दूसरी कंडीशन है क्रिएट राइट और ऑब्लिगेशन विच आर नॉट। अगर आप आर्म्स लेंथ पे ये करते थे, मतलब आर्म्स लेंथ पे ये ट्रांजैक्शन करते थे 30 और 50 पे, तो फिर ये राइट या ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होते थे, राइट। तो अभी आपने क्या किया, ये प्राइस को चूंकि फ्लक्चुएट कर दिया इसलिए यहां कंडीशन 1 भी अप्लीकेबल हो गई, टेस्ट 1 भी अप्लीकेबल हो गई, राइट।
तो देखो उसका आंसर गार इन्वोक्ड हो गया यहां पे। देखो, द अलोकेशन ऑफ द प्राइस डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिसाइडेड इन सच अ मैनर एज टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। देखो क्या पर्पस था आपका कि फॉरेन कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करना, ताकि वो तैयार हो आपके साथ कम भाव में भी दे सकती है। फिर बोथ द कंडीशन फॉर डिक्लेयरिंग द अरेंजमेंट इम्परमिसिबल आर सेटिस्फाइड। अपन बेसिकली क्या देख रहे हैं, IAA यहां पे है क्या, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है क्या, ये देखने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहां पे। द मेन पर्पज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट, ये तो मिल गया, टैक्स बेनिफिट है। एंड द ट्रांजैक्शंस आर नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, ट्रांजैक्शन ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली गार मे बी इन्वोक्ड एंड द प्राइसेस वुड बी रीअलोकेटेड, और वो प्राइसेस जो रीअलोकेट किया, मतलब 10 की जगह 30 किया जाएगा और 70 की जगह 50, और फिर वो जो एक्स्ट्रा 20 है वो 20 के ऊपर 10% वापस टैक्स लगेगा। However, determination of arm's length price should be based on transfer pricing regulation under। तो ये आर्म्स लेंथ प्राइस कहां से निकलेंगे, ये जो इन्होंने निकाला, ये जो $30 मिलियन निकाला, ये ऑफकोर्स ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन के बेसिस से निकले। और यहां सार क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहां एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं, ऐसा कहीं नहीं दिया है वाईटेक और जेड एनर्जी एसोसिएटेड। अगर ये एसोसिएटेड होती तो सार लगता था, और सार लगता था तो फिर गार इन्वोक नहीं होता था। लेकिन यहां ऐसा कहीं एग्जाम में आ सकता है कि ये दोनों एसोसिएटेड है, तो फिर उस केस में सार लगाएंगे, फिर गार नहीं आए। राइट, आपके समझ में आ गया। तो ये हो गया पहला, फर्स्ट। अब सेकंड, तो प्राइमरी कंडीशन अगेन वही, टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट, एंड सेकंड देखो क्या है, और रिजल्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मिसयूज अब्यूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो आपने क्या किया, लॉ के प्रोविजन का मिसयूज किया, अब्यूज किया, लॉ के प्रोविजन की धज्जियां उड़ा दी, वाट लगा दी आपने, वाट लगा दी लॉ के प्रोविजन की, धज्जियां उड़ा दी उसकी। और रिजल्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये रिजल्ट कैसा, डायरेक्ट भी दिख रहा है या इनडायरेक्टली भी दिख रहा है कि आपने लॉ के प्रोविजंस की वाट लगा दी, लिख लो आप वहां पे। तो आपका पहला बेनिफिट तो टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन कर लिया, और उसके साथ साथ आपने ये टैक्स बेनिफिट कैसे ऑब्टेन किया, लॉ की धज्जियां उड़ा के, लॉ की वाट लगा के आपने टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन किया। तो इसे हम क्या बोल देंगे, IAA, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोल देंगे। राइट, तो देखो उसका एग्जांपल दिया, समझो कैसे धज्जियां उड़ाते लोग। अंडर द प्रोविजंस ऑफ टैक्स ट्रीटी, है ना, टैक्स ट्रीटी है दोनों के बीच में, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड कंट्री F4, इन दोनों के बीच में DTAA है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ट्रीटी। अब क्या है देखो, एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडको एंड इंडियन कंपनी वुड बी टैक्सेबल ओनली इन F4 if the transfer is resident of F4, except where the transferor holds more than 10% interest in a capital stock of Indco। मतलब क्या कि अगर ये जो फॉरेन कंपनी है, कौन सी कंपनी है फॉरेन, हमारी फॉरेन कंपनी क्या नाम है उसका, कंट्री F4 में है, अच्छा कंपनी का नाम नहीं दिया, ओके कोई बात नहीं। तो देखो क्या बोलता है, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडको, मतलब इंडियन कंपनी के शेयर अगर आप फॉरेन कंपनी में बेच रहे हो तो कब टैक्स लगेगा, टैक्स वुड बी टैक्सेबल ओनली इन F4 इफ द ट्रांसफरर, मतलब जो बेचने वाला है, शुड बी रेसिडेंट ऑफ F4, मतलब वो कंट्री का रेसिडेंट होना चाहिए, एक्सेप्ट वेयर द ट्रांसफरर होल्ड मोर देन 10% इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ इंडको। लेकिन अगर वो जो ट्रांसफरर है जो दूसरे कंट्री का है, वो अगर 10% से ज्यादा स्टेक होल्ड कर रहा है, ध्यान से सुनो, मैंने आगे डायग्राम भी दिए, चिंता मत करो, अगर वो 10% से ज्यादा स्टेक होल्ड कर रहा है तो फिर वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब वो एक्सेप्ट लिखा है वहां पे, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान से सुनना, पढ़ो लाइन पढ़ो आप, एक बार समझ में आएगा। अगर वो कंपनी का, मतलब कौन से कंपनी का, जो F4 कंट्री में है, वो कंपनी का अगर होल्डिंग इंडियन कंपनी का, मतलब इंडियन कंपनी में इंडियन कंपनी के शेयर्स वो कंपनी के पास 10% से ज्यादा है, ध्यान से सुनो, जैसे देखो एग्जांपल बताता हूं, देखो ये F4 कंट्री है, कंट्री F4, और इंडिया नीचे है, राइट, तो ये A लिमिटेड है,
जो कि F4 कंट्री में, अगर ये ए लिमिटेड, ध्यान दो, अगर ये ए लिमिटेड इंडको कंपनी में, ये लिमिटेड इंडको कंपनी में, ध्यान से सुनो, पहले सुन लो, अगर ए लिमिटेड इंडको कंपनी में 10% से ज्यादा होल्ड करती है तो फिर ये कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा। ध्यान दो, देखो लिखा है नीचे, इफ द शेयर होल्डिंग ऑफ ए लिमिटेड एक्सीड्स 10% देन द कैपिटल गेन अराइजिंग इज टैक्सेबल इन इंडिया। राइट, अब देखो, बाद में निकालो डायग्राम, आप सुन लो पहले। अ कंपनी ए लिमिटेड बीइंग अ रेसिडेंट इन F4, तो देखो F4 में रेसिडेंट हो, हमें वही चाहिए था, मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन इनको थ्रू टू wholly owned subsidiary K Limited and L Limited located in F4. Each subsidiary hold 9.95% holding in Indian company. The total adding to 19.9 of equity shares of Inco. The subsidiaries sell the shares of Inco and claim the exemption as his holding is less than 10% of equity share capital in Indian company. Can GAR be invoked to deny the treaty benefits? क्या मतलब हुआ इसका, देखो अब डायग्राम से समझते, बहुत ध्यान से समझना, आखिरी लाइन पढ़ लो एक बार। कैन गार बी इन्वोक, क्या गार इन्वोक किया जा सकता है टू डिनाई द ट्रीटी बेनिफिट्स, जो ट्रीटी के बेनिफिट्स है। तो ट्रीटी क्या है पहले समझ लेते, ट्रीटी क्या है दो कंट्री के बीच में। देखो ऊपर है कंट्री F4, ये एग्जांपल है प्राइमरी कंडीशन, और F2 का, पहले आप सुन लो बाद में निकालो डायग्राम, आप ही के पास है वो सब, होल्ड पॉज करके निकाल लेना। देखो ऊपर है कंट्री F4 और नीचे है इंडिया। अब एग्रीमेंट ऐसा है, ट्रीटी ऐसा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ऐसा है दोनों के बीच में। क्या एग्रीमेंट है सर, कि अगर ये जो F4 कंट्री की कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंट्री अगर वो F4 की रेसिडेंट है, मतलब वो कंट्री की रेसिडेंट है, और वो ए लिमिटेड मतलब फॉरेन कंपनी जो रेसिडेंट है F4 की, वो इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करती है, इनको कंपनी में शेयर्स में, और वो शेयर्स अगर वो बेचती है, कहां बेचती है, F4 में, उधर ही बेचेगी वो, वही कंट्री में बेचेगी, और होल्डिंग अगर 10% से नीचे है तो कैपिटल गेन F4 कंट्री में एग्जेम्प्ट है। देखो कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट इन F4 कंट्री, लेकिन कब, अगर होल्डिंग 10% या अप टू 10%, अप टू 10% है ना, हाँ अप टू 10%, ओके, अप टू 10%। अब देखो क्या हुआ, अगर इसका ही मतलब ये हो गया, देखो इसका ही मतलब ये जो मैंने लिखा अभी, इसका मतलब क्या हो गया, इफ शेयर होल्डिंग ऑफ ए लिमिटेड एक्सीड्स 10%, अगर वो 10% से ज्यादा चली गई तो कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन इंडिया। ये लिखा नहीं, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा। तो अप टू 10% है तो ये कंट्री में एग्जेम्प्ट है, मतलब ये अगर 10% से ऊपर गया तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, ओके। अब ये ए लिमिटेड ने क्या किया कि अपनी दो सब्सिडियरी कंपनी बनाई, के लिमिटेड और एल लिमिटेड, और दोनों रेसिडेंट है F4 की, दोनों उसी कंट्री में बनाई। देखो ये दोनों सब्सिडियरी कंपनी, और दोनों कंपनी रेसिडेंट है F4 कंपनी की, और वो दो कंपनी के थ्रू 9.95 का होल्डिंग किया, देयर बाय द टोटल होल्डिंग इज 19.90%। क्योंकि अगर ये ए लिमिटेड पूरा खुद ही 19.90 कर लेता था होल्डिंग और फिर शेयर बेचता था तो ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाते थे। तो ये टैक्स बचाने के लिए उसने क्या किया, ये दो कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया F4 में, 2000 रेसिडेंट, क्योंकि जब तक वो F4 का रेसिडेंट नहीं है तब तक एग्जेम्पशन नहीं है, और फिर इनके थ्रू लेस देन 10% का इन्वेस्टमेंट किया इनको में, और फिर अब ये कंपनी ने, के लिमिटेड ने एंड एल लिमिटेड ने, वो शेयर्स को बेच दिया। तो यहां पे इंडिया में तो कैपिटल गेन नहीं आएगा क्योंकि 10% से नीचे होल्डिंग थी, और कैपिटल गेन F4 कंट्री में भी एग्जेम्प्ट हो गया। तो बड़ा मजेदार कार्यक्रम हो गया। ये ऐसा एग्रीमेंट इंडिया का केनिया के साथ है, केनिया सेम एग्रीमेंट। तो F4 मतलब यहां केनिया के प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताई आपकी नॉलेज के लिए। वहां पे कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है अगर 10% से नीचे होल्डिंग है वहां की कंपनी के इंडिया में। अब ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ये असेसिंग ऑफिसर के हाथ में पड़ा और उसने ये सब पढ़ा, और ये कंपनी का केस भी आ गया उसके हाथ। उसने बोला अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है। कहा गड़बड़ हुआ जी? तो उसने बोला ये क्या है, ये यहां गार लग सकता है। क्यों लग सकता है गाइस? क्योंकि इसके लिए कोई सार है नहीं,
और ये टैक्स अवॉइडेंस का केस है। इंडिया में आपने देखो ये सब लॉ के फोर कॉर्नर्स में रह के कर रहे हो आप। ऑफकोर्स ये लॉ में अलाउड है। वो कंपनी ने उसकी 2 सब्सिडरी कंपनी बनाया और उसके थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया और वहां पे शेयर बेचा। दिस इज ऑल, यहां पे कहीं लॉ में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते आप। सो दिस इज विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ, बट दिस रिजल्ट्स इन अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं सब लोग, तो फिर इसको रोकना था, तो फिर अब गार आ गए। तो अब क्या गार इन्वोक हो सकते हैं? देखो यहां पे लॉ का मिसयूज किया है, लॉ का मिसयूज हुआ है, लॉ की वाट लगा दी है और टैक्स बेनिफिट भी हुआ है। देखो दोनों कंडीशन साइड, एक तो टैक्स बेनिफिट हुआ, टैक्स भरना नहीं पड़ा इंडिया में, और रिजल्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मिसयूज और अब्यूज ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ। क्योंकि लॉ ने बोला था 10% से ऊपर अगर है तो इंडिया में टैक्सेबल है, तो आपने लॉ के प्रोविजन की धज्जियां उड़ा दी, उसका मिसयूज कर लिया, उसका अब्यूज कर लिया। तो फिर ऐसे केस में क्या गार अप्लाई इन्वोक्ड हो सकता है? गार इन्वोक्ड होगा, और गार क्या बोलेगा? गार बोलेगा गाइज कि ये जो डीटीए है ये ऐसा माना जाएगा कि इनके बीच में है ही नहीं। और अगर डीटीए नहीं है तो देखो इंडियन कंपनी के शेयर अगर फॉरेन कंपनी में बेचते, देखा है हमने वोडाफोन के केस में, तो फिर वो इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज मानी जाएगी इनकम, राइट? इनकम डीम। तो इंडियन कंपनी के शेयर उसने बेचा वहां पे के लिमिटेड और एल लिमिटेड ने, तो ऐसा माना जाएगा कोई ट्रीटी नहीं है, और फिर इंडिया में उसको टैक्सेबल कर लिया जाएगा वो गेन को। तो देखो वहां पे लिखा, ऐसा पढ़ना पड़ता है। द अबाउ अरेंजमेंट ऑफ स्प्लिटिंग द इन्वेस्टमेंट थ्रू 2 सब्सिडरीज, दो सब्सिडरी से, appears to be with the intention of obtaining the tax benefit under the treaty, है ना? ये ट्रीटी है इसलिए टैक्स बेनिफिट आप ले रहे हो इसका। फर्दर देयर appears to be a no commercial substance in creating 2 subsidiary। तो 2 सब्सिडरी बनाने का कोई पर्पज ही समझ में नहीं आता, क्या रीजन था ये बनाने का? एज दे डू नॉट चेंज द इकोनॉमिक क्रिएशन ऑफ ए लिमिटेड इन एनी मैनर। इससे कोई बिजनेस बढ़ा क्या? इकोनॉमिक क्रिएशन मतलब कोई इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ी, कोई कैश फ्लो बढ़ा? कुछ भी नहीं हुआ। एंड रिवील्स टेंटेड एलिमेंट टू अब्यूज द टैक्स लॉ। और इसका मतलब क्लियरली क्या है? ये आपको टैक्स लॉ को मतलब टैक्स लॉ को अब्यूज करना। हेंस द अरेंजमेंट कैन बी ट्रीटेड एज एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बाय इन्वोकिंग आर। कॉन्सिक्वेंटली अब देखो क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली ट्रीटी बेनिफिट वुड बी डिनाइड ignoring K&L, the 2 subsidiaries, or by treating K&L are a same company and for computation of tax purpose। और वो सेम मान के फिर उसके ऊपर टैक्स लगाए। सिंपल है ना, मजेदार। तो दूसरा कंडीशन आई होप आपको समझ गया। ये सब एग्जांपल्स ध्यान में रखो, इसके थ्रू आप उसको इमेजिन करना अब्यूज कैसे किया। तो ये एग्जांपल K&L लिमिटेड का अब्यूज करने का एग्जांपल हो गया। पहला एग्जांपल वाईटेक का राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट किया, है ना? पैसे देने का ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है आपके ऊपर। तो ये कैसे क्रिएट हुआ? आपने राइट एंड ऑब्लिगेशन बट आर्म्स लेंथ पे क्रिएट नहीं हुआ, तो फिर ऐसे केस में भी जी गार इन्वोक हो जाए। थर्ड, अब 3 में, थर्ड में 2 है, 3 में ए और बी, ध्यान दो। तो 3 में क्या है देखो, लैक्स ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। 3A में 3 को 2 पार्ट में मैंने कैसे डिवाइड किया देखो, 3 इधर दिखेगा आपको, ध्यान दो। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस और इट इज डीम्ड टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। तो 3A को बोला मैंने लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, और 3B में बोला डीम्ड टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। तो गाइस ध्यान दो, ये डीम्ड टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है ना, इसके लिए नया सेक्शन बनाया उन्होंने 97। डीम्ड टू बी लैक वो अपन आगे देखेंगे, डीम्ड टू बी लैक कमर्शियल सब्सटेंस। और यहां क्या देखेंगे 3A में सिर्फ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, क्योंकि आपको कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ही पता नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? तो देखो उसका भी एक एग्जांपल है हमारे पास, बड़ा मजेदार। तो पहला आईए कब मानेंगे? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, मेन ऑब्जेक्ट टैक्स बेनिफिट आपको हुआ है, और लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। तो देखो उसका एग्जांपल दिया। तो पहले कमर्शियल सब्सटेंस का ये डेफिनेशन भी देख लो। देखो, इट इज डिफाइंड एज इवेंट और ट्रांजैक्शन कॉजिंग अ कैश फ्लो ऑफ एन एंटिटी टू चेंज। मतलब क्या कि 2 एंटिटी है ना, कमर्शियल सब्सटेंस हम तब मानेंगे 2 के बीच में 2 एंटिटीज है, और इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ या इवेंट हुआ जिसका इंपैक्ट उनके कैश फ्लो पे पड़ा है, जिसका इंपैक्ट उनके कैश फ्लो पे पड़ा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं,
मैंने आप लोगों से कोई मशीनरी परचेस किया, एक ट्रांजैक्शन किया, इवेंट हुआ, मैंने आपसे ट्रांजैक्शन किया, इवेंट हुआ कि मैंने आपसे मशीनरी परचेस किया, तो आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ गया। कैश फ्लो तो समझता है ना, पैसा गया ना मेरे पास से, तो मेरे कैश फ्लो पे फर्क पड़ा, तो इसे अपन बोलते हैं कमर्शियल सब्सटेंस। बट देखो, मैंने मेरी इन्वेंट्री आपको दी और उसके बदले में आपने आपकी इन्वेंट्री मुझे दी, मोर और लेस मान के चलते कि सिमिलर आपके क्या थे, सिमिलर इन्वेंट्री थी अपनी, तो मैंने आपको मेरी इन्वेंट्री दी, स्टॉक दिया, और आपने मुझे स्टॉक दिया। या एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं, मैंने आपको आम दिया, आपने मुझे चीकू दे दिया, बार्टर एक्सचेंज। तो यहां कैश फ्लो पे कहीं फर्क नहीं पड़ा। पहले एग्जांपल, मैंने आपको इन्वेंट्री दिया, आपने मुझे आपकी इन्वेंट्री दिया, तो देर इज अ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब यहां अपने कैश फ्लो पे कहीं फर्क नहीं पड़ा, कैश फ्लो चेंज नहीं हुआ, दोनों का कैश फ्लो चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। तो इनका कहना क्या है कि एक तो आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, पहला बेनिफिट आपको यह हो रहा है, ध्यान से सुनना, पहला बेनिफिट आपको यह रहा है कि आपका टैक्स बेनिफिट हो रहा है, टैक्स बच रहा है आपका, राइट, टैक्स बेनिफिट हो रहा है, और आपके कैश फ्लो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैश फ्लो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब कैश फ्लो पे चेंज होना। देखो एक बार पढ़ो, व्हाट इज कमर्शियल सब्सटेंस? इट इज डिफाइंड एज इवेंट और ट्रांजैक्शन कॉजिंग द कैश फ्लो ऑफ एंटिटी टू चेंज। एंटिटी का कैश फ्लो चेंज होना, उसे अपन कमर्शियल सब्सटेंस बोलेंगे। यहां लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, मतलब कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। गाइज मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा, कहीं नहीं मिलेगा, विश्वास करो, आपको इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा इतने एग्जाम्पल के साथ, बिलीव मी। ध्यान से सुनना। तो देखो, अब देखो इसका एग्जाम्पल, राइट, तो कैश फ्लो पे कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, सन इंडिया लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी है सन इंडिया लिमिटेड, इज इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन गुड्स। तो ये सन इंडिया की कंपनी गुड्स को इंपोर्ट भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। इट परचेज द गुड्स फ्रॉम सिंगापुर, परचेज करती है मतलब इंपोर्ट, एंड सेल्स द सेम टू द दुबई। तो देखो यहां पे डायग्राम निकाल के दिए, ये सन इंडिया लिमिटेड, ये सिंगापुर से गुड्स इंपोर्ट करती है और दुबई को बेचती, एक्सपोर्ट करती। क्लियर होगा आपको, राइट? फिर देखो, इट सेटअप द सब्सिडियरी मून लिमिटेड या मून आईएनसी इन साइप्रस, अ जीरो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। तो ये साइप्रस जो है, ये जीरो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन, मतलब एक ऐसी कंट्री है साइप्रस, थर्ड कंट्री, जहां पे टैक्स नहीं लगता। तो वहां पे ये सन ने क्या किया, ये सन ने मून नाम की कंपनी बनाई, मून आईएनसी, जहां जीरो टैक्स है। द डायरेक्टर्स ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। The directors of Sun India Limited finalizes the contract in India but shows the documentation of purchase and sale in the name of Moon INC set up in the Cyprus. तो इनके बीच देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो ट्रांजैक्शन है, उसके जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स हुए वो सब इंडिया में हुए सन के साथ, बट जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होंगे, सेल परचेस होंगे, वो सब कहां से होंगे? मून से होंगे। बताता हूं, सब बताता हूं। देखो, द डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन इंडिया, सब ऑपरेशंस इंडिया में। द गुड्स मूव फ्रॉम सिंगापुर सिटी टू सिंगापुर डायरेक्टली टू दुबई। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मून आईएनसी इन कंट्री साइप्रस, वेयर द प्रॉफिट आर टैक्स एग्जम्प्ट एज पर DTAA। तो देखो क्या बोलना चाह रहे, डायग्राम से समझो। तो ये है सन इंडिया लिमिटेड, ये पहले क्या, यहां तक देखो, ये इसको हटा दो, है ना, ये जो ट्रांजैक्शन आपका, ये साइप्रस वाला ट्रांजैक्शन मत देखो, ये वाला ट्रांजैक्शन बाद में देखेंगे, ये ट्रांजैक्शन बाद में, ओके। तो पहले इतना ट्रांजैक्शन बस, सन इंडिया सिंगापुर से परचेस कर रहा था, दुबई में एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा था गाइस, इससे इंडिया में टैक्स लग रहा था, इंपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट करने पे भी ये गुड्स पे टैक्स था, बट कुछ गुड्स है जिसके ऊपर टैक्स लगता। तो इसने दिमाग लगाया, सन इंडिया लिमिटेड ने एक कंट्री ढूंढी, कौन सी? साइप्रस नाम की, और वो साइप्रस में जीरो टैक्स था। तो इसने क्या किया, अब एक एंटिटी खोल दिया साइप्रस में, वो कंट्री में, जिसका नाम है मून आईएनसी। जो पूरे एग्रीमेंट्स है, वो पूरे एग्रीमेंट्स इंडिया में हो गए कि आपको सिंगापुर से परचेस करना है और दुबई में देना है। अब बस साइप्रस को एक मोहरा बना दिया, और क्या किया कि साइप्रस क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी सिंगापुर से और वो दुबई में बेचेगी।
इसके पूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे साइप्रस कंट्री में। ट्रांजैक्शन जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो साइप्रस में हो रहे। तो प्रॉफिट जो भी जनरेट हो रहा है वो साइप्रस में हो रहा है। अरे प्रॉफिट कहां जनरेट हो रहा है? साइप्रस में हो रहा है। ऑफकोर्स साइप्रस में जनरेट हो रहा है। तो देखो साइप्रस में तो जीरो टैक्सेशन है। अरे साइप्रस में जीरो ट्रांजैक्शन है ना भाई, टैक्स है ना, बिल्कुल है। तो सर यहां पे टैक्स बेनिफिट हो गया। जो इंडियन कंपनी को लग रहा था सन इंडिया, वो अब नहीं लग रहा है। मतलब आपका मेन कंडीशन आ गया, टैक्स बच गया। और दूसरी कंडीशन देखो, लैक ऑफ सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जो कैश फ्लो सन इंडिया को मिलने वाला था, वही कैश फ्लो अब मून आईएनसी को मिलने वाला है, जो सन की है। अरे वो मून जो है वो सन की तो है ना एक्चुअली। तो यहां पे भी जो पैसा आया वो किसका है? सन का ही है। मतलब यहां पे लैक ऑफ सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस है। कैश फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे कैश फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो ये जो बेसिक इंटेंशन उनका था टैक्स बचाने का, वो टैक्स बचाने के लिए उन्होंने साइप्रस कंट्री में ये कंपनी खोल दी थी, राइट। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये डायरेक्ट इंपोर्ट करके साइप्रस में इंपोर्ट कर रहे थे और वहां से एक्सपोर्ट, या फिर हो सकता है कि पेपर वर्क जो है पूरा साइप्रस में चल रहा है और सिंगापुर से डायरेक्ट गुड्स कहां पे जा रहा है? दुबई में जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, सिंगापुर से डायरेक्ट गुड्स दुबई में जा रहा है, बट पूरा रिकॉर्डिंग बुक्स में मुन आईएनसी के हो रहा है। तो प्रॉफिट वहां पे बुक हो रहा है और वहां पे टैक्सेशन नहीं। तो इसलिए देखो क्या बोल रहा है, देयर अपीयर्स नो कमर्शियल सब्सटेंस इन क्रिएटिंग सब्सिडरी। ये सब्सिडरी क्रिएट करने का कोई कारण ही नहीं था, लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि यहां पे टैक्स बेनिफिट उनको करवाना था। और दूसरा, उनके कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब देर इज अ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस ऑल्सो, देर इज नो डिफरेंस इन कैश फ्लो, क्योंकि वही ट्रांजैक्शन है। सिंगापुर टू दुबई बेचने वाला ट्रांजैक्शन है, उतना ही प्रॉफिट उनको होने वाला है, सब कुछ उतना ही होने वाला है। इसलिए ये भी यहां पे भी गार इन्वोक्ड हो जाएंगे, गार प्रोविजंस विल इन्वोक। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? यस, राइट। सो गाइज, यहां तक एक बार आप पूरा रिकॉल कर लो। मैंने मतलब थर्ड में का ए तक बता दिया आपको। देखो सेक्शन 96 क्या बारे में बोलता है? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के बारे में, आईएए। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आईएए नहीं है तब तक एप्लीकेबिलिटी नहीं है गार के। हमने देखा था सेक्शन 95 में, ये तभी एप्लीकेबल है जब वहां आईएए इम्परमिसिबल, वो अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस वाला अरेंजमेंट है। अब इसको आईएए को देखने के लिए हम 96 में है। 96 ने क्या बोला सर? 96 ने बोला दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। दो में से पहली कौन सी है? मेन कंडीशन इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। और वो चार में से कोई भी एक। तो पहले हमने देखा क्रिएट्स राइट और ऑब्लिगेशन विच आर नॉट ऑर्डिनरीली क्रिएटेड, अगर वो आप आर्म्स लेंथ पे करते थे। वाइटेक का एग्जाम्पल दिया। गाइस ये एग्जाम्पल ध्यान में रखो, शायद यही कॉपी पेस्ट आ जाए एग्जाम में। दूसरा देखा, लॉ की धज्जियां उड़ा दी, अब्यूज कर दिया, मिसयूज कर लिया आपने। वो दो सब्सिडियरी क्रिएट किया था दूसरी कंट्री में, अगर आपको याद होगा 10% से ऊपर गया तो इंडिया में टैक्सेबल था इसलिए। और तीसरा देखा 3A में, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। गाइज मैंने मीनिंग बताया, कैश फ्लो पे अगर इंपैक्ट नहीं पड़ता है तो फिर उसे लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस बोलेंगे। अगर कैश फ्लो चेंज हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? कमर्शियल सब्सटेंस। उसकी डेफिनेशन भी दी। तो 3A तक ये पूरे एग्जाम्पल सन और वाइटेक एंड वो आपका के लिमिटेड वाला, ये सब ध्यान में रखो। ओके।